आगे भाई हम बहुत एक लाइन में कह सकते हैं कि रिजवान और बाबर अब T20 सिलेक्शन में इतने आप कंसीडर नहीं करेंगे और सिर्फ नए टैलेंट को मौका देंगे। ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो इस तरह की हैं कि आप जैसे एक प्लेयर है वो किस तरह से डेवलप होता है। साहबज़ादा की आप मिसाल मैंने पहले दी है, साइम की दी है, फ़खर की दी है। तो ये किसी के लिए भी अगर आप देखें तो साहबज़ादा ने भी एक कम बैक किया है क्रिकेट में, पाकिस्तानी टीम में। तो इसी तरह से साइम भी शुरू में भी खेला था T20, फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर उसने इम्पैक्ट डाला। तो किसी प्लेयर के लिए कोई भी इंसान जो है वो ये फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकता है ना। अपॉर्चुनिटीज़ देयर, अभी उनके बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और लीग्स में हो रहे हैं, PSL इज़ देयर। जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा और उसी को खेलना चाहिए। आगे भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के जो शाहीन्स का स्क्वाड गया हुआ है, मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं, उनमें से किसी को कंसीडर नहीं किया गया। यासिर खान है, ख्वाजा नाफे हैं, और उसके अलावा एक खिलाड़ी अचानक से पाकिस्तानी टीम में आते हैं, मेगा इवेंट्स खेलते हैं, उस्मान खान। अब वो शाहीन्स में भी नहीं है, टीम का भी हिस्सा नहीं है। उनके हवाले से क्या प्लान? देखिए, वो अभी हमारे जो टॉप प्लेयर्स का हमारा कैंप था, 1.5-2 महीने NCA में रहे हैं। अभी आपने देखना ये है कि जैसे शाहीन की आपने बात की, कोई शाहीन के जो प्लेयर्स हैं वहाँ से कोई नहीं आया। सो आई थिंक मोहम्मद वसीम जूनियर, उनको वहाँ भेजा, इज़ गेटिंग फिट, बॉलिंग वेल, तो उनको शामिल किया है। आपने देखना है कि आपके पास कितनी स्लॉट्स हैं। अगर आपके पास साइम है, फ़खर है, साहबज़ादा है, तो फिर आप ज़बरदस्ती आप 17 ही प्लेयर लेके जाएंगे, आप कोई 20 तो लेके नहीं जा सकते। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी, और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास चॉइसेस बेहतर आ रही हैं, यासिर है, नईम है, नाफे है, तो आपके पास चॉइसेस होना इट्स अ गुड साइन। तो ये नहीं है कि आप 17 प्लेयर ही लेके जाएंगे ना, सारे तो नहीं ले जाएंगे। भाई बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पर रिलाई किया जा रहा है। पहले जब आप क्रिकेट खेलते थे तो स्पेशलिस्ट का दौर होता था और स्पेशलिस्ट परफॉर्म भी करते थे। ऑलराउंडर इतने टीम में डाल दिए जाते हैं कि उनको यही समझ नहीं आती कि उसने बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबको मौका दे रहा है। ये लैग कहाँ कर रहे हैं कि हमारी टीम बन नहीं पा रही है। प्लेयर तो सभी आ रहे हैं, पीछे रहा तो कोई नहीं गया जिसको नहीं खिलाया। तो अब प्लेयर्स को ही परफॉर्म करना है। आप समझते हैं कि प्लेयर्स को भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कितना ट्रस्ट करेंगे? और ये ऑलराउंडर वाले जो जवाब है वो भी आपने देना। देखिए, दो चीज़ों को हम ना मिक्स कर लेते हैं। अभी जो सारी आपकी ज़्यादातर थॉट्स है वो ODI को लेके ज़्यादा हैं। T20 के लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। इवेंचुअली अगर आप देखें तो एक सेलेक्टर्स हैं, फिर आपकी एक मैनेजमेंट है, उसमें हेड कोच है, कोचेज़ हैं। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनको उनकी परफॉर्मेंस करें, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए एक इन्वायरमेंट ऐसा बना सकते हैं जिसमें अच्छा वो ट्रेंड हो। एंड ऑफ द डे परफॉर्म तो प्लेयर नहीं करना है। और दूसरा जो ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं, आपने कहा आपके दौर में तो हमने वी नेवर प्ले T20 क्रिकेट, दिस इज़ अ न्यू फॉर्मेट। तो आई थिंक T20 स्क्वाड अगर मेरे से पूछे तो ये 17 के जो स्क्वाड है, आई एम वेरी होपफुल, और इसमें टैलेंट भी है, चॉइसेस भी हैं, और हम आगे भाई सारी सबकी नज़रें जो है ना वो 14 सितंबर को एक मैच होने जा रहा है हाई वोल्टेज। क्या आप समझते हैं कि ये जो 6 मुल्की सीरीज़ है ये गेयर अप होगी और 14 सितंबर का मार्का हक के बाद ये टीम जो है इस पोजीशन में है कि हम इंडिया को वहाँ पर धूल चटा दें? बिल्कुल है, क्योंकि हम चाहें या ना चाहें इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो दुनिया का क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच है। और ये हर प्लेयर को भी एहसास होता है, हर इंसान को एहसास होता है जो इन्वॉल्व होता है। सो आई थिंक ये जो 17 स्क्वाड है इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल, और चीज़ें चेंज होती रहती हैं। यू विल सी कि इस दफ़ा आप भी तैयारी पकड़ें, हम भी पकड़ते हैं, प्लेयर भी रेडी हैं, और सबको एहसास है कि ये कितना बड़ा मैच है और किस तरह की आजकल इन हालात चल रहे हैं। तो ये भी नहीं है कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आई एम वेरी होपफुल। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। आकिब भाई, आपने कहा कि जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा, लेकिन अगर हालिया परफॉर्मेंस मोहम्मद हारिस विकेट कीपर की देख लें तो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। वो विकेट कीपिंग में भी कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, बैटिंग में भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम बैक हैंड पे दूसरा विकेट कीपर क्यों नहीं तैयार कर ले? जब सरफराज थे वही खेलते थे, बैक हैंड में नज़र नहीं आ रहा था। रिजवान थे वही नज़र आ रहे थे, अब हारिस हैं वही नज़र आ रहे हैं, बैक हैंड पे दूसरा विकेट कीपर नज़र नहीं आ रहा हमें। नहीं, तो उसमें बैक एंड पे भी शाइन्स में हम कीपर्स को अब तैयार कर रहे हैं। लेकिन आप जो होता है ना, आपकी जो हारिस की हम कहते हैं परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, बट ये जो आप 3 सीरीज़ हुई हैं उसके अंदर अगर आप उसके नंबर्स को गौर से देखें तो उसका 171 का स्ट्राइक रेट है,
और उसकी जो एवरेज बनती है वो 29 पॉइंट समथिंग बनती है। तो एक किसी भी जो ऑलराउंडर ही उसको कहते हैं ना, कीपर बैट्समैन, तो अगर आपको वो 171 का स्ट्राइक रेट दे रहा है फ्रॉम लास्ट 3 सीरीज़ और 29-30 की उसकी एवरेज है पर इनिंग स्कोर की, तो और हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें? आई थिंक ही हैज़ डन रियली वेल। आखिर बात आपकी गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा है कि जैसे रिजवान और बाबर आइंदा T20 टीम में नहीं है। अच्छा, ये तो हकीकत है कि बाबर और रिजवान बड़े खिलाड़ी रहे हैं, थे। आजकल उन पर डाउनफॉल आया, जिस तरीके से वो आउट हुए हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रिजवान, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डिस्टर्ब हैं। तो आप एज ए बड़ा स्पोर्ट्समैन, एज ए सिलेक्टर, क्या आपने उनको बुलाकर एतमाद दिया है कि भाई अब आप ऐसे करें कि ज़रा आप पे डाउनफॉल आया हुआ, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें या थोड़ा रेस्ट कर लें, आप हमारे लिए असासा हैं? देखिए, मैं तो पहली बात पे एग्री नहीं करता कि जी मेरी बातों से आपको लग रहा है कि रिजवान और बाबर कभी T20 नहीं खेलेंगे। आप भी यहाँ, मैं भी इधर हूँ। अगर वो जिस तरह से बाकी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह के करेंगे तो वो